गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारी क्लास है 29 जो सुपर टेट यूपी टेट सी टेट 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जिसके अंदर हमारा टॉपिक आता है पावलोव का सिद्धांत प्लस प्रश्न। मतलब हम पावलोव के सिद्धांत जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका सिद्धांत क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर हल करेंगे। ठीक है। और जो ये आपकी क्लास है ये सभी शिक्षक भर्ती के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि सुपर टेट यूपी टेट और सी टेट वाले ही इस वीडियो को देखें या पढ़ें। जितने भी आपके शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये टॉपिक आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका होता है। ठीक है। तो ये जो आपके नोट्स हैं ये बिल्कुल फ्री हैं और इसमें जो ये पावलोव का सिद्धांत है इसका संपूर्ण निचोड़ है। ये जो मेन इसमें टॉपिक हैं, मेन जो इसमें दिया हुआ है, इनके बारे में बताया हुआ है, सिर्फ वो ही इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा कि जो एग्ज़ाम के अंदर आपका आता है। ठीक है। तो आपकी वीडियो स्टार्ट होती है। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके। तो हम आज बात करेंगे पावलोव के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम पावलोव की बात करते हैं, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, जिसमें हम बताएंगे निवासी कि कहाँ के निवासी हैं। जो पावलोव थे वो कहाँ के निवासी थे? वो रूस के निवासी हैं। कहाँ के हैं ये? रूस के निवासी हैं। ठीक है। सेकंड आता है आपका कि पुरस्कार। सेकंड आता है इसमें पॉइंट आपका पुरस्कार। तो इनको जो पावलोव हैं इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन आ जाएगा कि पावलोव को कौन से सन में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1904 सन में मिला था। ठीक है। और ये कहाँ के निवासी थे? ये रूस के निवासी थे। ठीक है। आगे आपका इसके अंदर आता है इसका प्रयोग। नेक्स्ट है आपका प्रयोग कि इन्होंने किस पर प्रयोग दिया, किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है। और आगे आपका इसमें आता है शोध कि इन्होंने किस पर शोध किया था? तो इन्होंने शोध किया था आपका पाचन क्रिया पर। ठीक है। तो इन्होंने शोध जो किया था वो किया था इन्होंने पाचन क्रिया पर। ठीक है। तो इन्होंने किस पे शोध किया था? पाचन क्रिया पर शोध किया था। तो अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि ये रूस के निवासी थे। इनको 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर प्रयोग किया था और इन्होंने जो शोध किया था वो पाचन क्रिया पर किया था। किसने? पावलोव ने। ठीक है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं, हमारी हेडिंग आती है कि पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आ सकता है इसमें कि जैसे आ जाएगा पावलोव का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत। ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारे नाम हैं तो इनके नाम पता होने चाहिए। ओके। तो जैसे हम नाम के बारे में पढ़ेंगे, नाम देखो नोट कर लेना आप, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। ठीक है। सेकंड इसका नाम आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। थर्ड आता है आपका शरीर शास्त्री का सिद्धांत। फोर्थ है आपका प्राचीन सिद्धांत। 5 है आपका संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 6 है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। तो ये सभी आपके क्या हैं? पावलोव सिद्धांत के नाम। ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है वो किसका है? तो वो किसका है? पावलोव का है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपके कोई भी नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये सिद्धांत किसका है। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल कि संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसका है? तो ऑप्शन में दे देंगे पावलोव, स्कीनर, थार्नडाइक, हल, किसी को भी दे देंगे, साथ में दे देंगे पावलोव। तो आपको आंसर में क्या लगाना है? पावलोव। ठीक है।
तो इसी तरीके से इसमें आपका कोई भी नाम आ जाएगा, तो आपको ये सारे नाम इस सिद्धांत के याद होने चाहिए। ठीक है, अब हमारा इसमें नोट करके लिखना कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसमें कि नोट करके लिखना कि अनुक्रिया एरोद्दीपन इज इक्वल टू आपका अनुबंधन, मतलब कि क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य मीन्स उद्दीपन को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहते हैं। मतलब कि क्रिया करके तब हम कोई भी प्राणी जो है कोई क्रिया करेगा, क्रिया करने के बाद तब किसी लक्ष्य तक या उद्दीपन को प्राप्त कर लेता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें आपका आता है कि जैसे आपका यहाँ पे है उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना। ठीक है, पावलोव को ही नोबेल पुरस्कार मिला था, ये मैंने ऊपर बता दिया था। उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरीके से उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसमें हमारे कितने 3 स्टेप रहेंगे, तो इनको आप समझो। हमारा फर्स्ट स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप है हमारा, जिसमें क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेप में है स्वाभाविक उत्तेजन। तो स्वाभाविक उत्तेजक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भोजन। तो स्वाभाविक अनुक्रिया जिसको हम बोलते हैं लार, कि स्वाभाविक जो उत्तेजक होता है हमारा, मतलब जो भोजन होता है, भोजन को देख के क्या होती है हमारी लार आती है, जिसको हम बोलते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, स्टेप फर्स्ट ये है हमारा कि भोजन इज इक्वल टू लार। ओके, सेकंड आता है इसमें हमारा, सेकंड है हमारा स्वाभाविक उत्तेजक, मतलब कि भोजन आपका। ओके, अस्वाभाविक उत्तेजक का मतलब होता है यहाँ पे आपकी घंटी। ठीक है, और स्वाभाविक का मतलब क्या होता है आपका लार आना, मतलब कि यहाँ क्या है आपका भोजन प्लस घंटी इज इक्वल टू लार। फर्स्ट पॉइंट में क्या था आपका कि भोजन इज इक्वल टू लार, कि भोजन है तो उसको देख के क्या आ गई, लार आ गई। लेकिन सेकंड में आपका दे रखा है कि यहाँ पे क्या है आपका भोजन है और यहाँ है अस्वाभाविक उत्तेजक, मतलब कि आपकी जो घंटी है, घंटी, ठीक, यहाँ क्या है भोजन और इज इक्वल टू क्या हो गया आपका लार, कि हमने क्या रखा, हमने घंटी बजाई प्लस भोजन रखा इज इक्वल टू लार आ गई। ये भी सिर्फ पॉइंट ही समझा रही हूँ मैं, स्टेप समझा रही हूँ, देन आगे एक्सप्लेन करूँगी। अभी फ़िलहाल आप ये समझो स्टेप इसके कि उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया कैसे होती है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है आपका स्टेप थर्ड में अस्वाभाविक उत्तेजन, मतलब घंटी इज इक्वल टू स्वाभाविक अनुक्रिया होती है लार टपकना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है कि आपके पास भोजन नहीं है, सिर्फ घंटी बजी है और घंटी से ही क्या हो गया, लार आ गई। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम आगे बताएंगे। जैसे यहाँ देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ था आपका UCS, तो इसका मतलब है आपका UCS का मतलब है आपका यहाँ अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हम बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपन भोजन। ठीक है, CS का मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस, जिसका मतलब होता है स्वाभाविक उद्दीपन, मतलब घंटी की आवाज़। ओके, और UCR का मतलब होता है आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया लार। ठीक है, और जो इसमें जो कुत्ता होता है वो क्या होता है आपका अक्रिय होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये है, और यहाँ आपका एक ये है इफ यदि CS माइनस US इज इक्वल टू विलोप, मतलब घंटी बजाएं पर खाना ना दें, विलोप करें, तो क्या होता है इस तरीके से। अब आगे हम देखते हैं हमारा क्या प्रोसेस होता है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा है कुत्ता, ये क्या है हमारी घंटी, और ये क्या है हमारा भोजन। ओके, अब आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आती है आपकी घंटी,
ठीक है। यहाँ क्या है आपकी घंटी CS, ओके, जिसको हम बोलते हैं अस्वाभाविक उत्तेजक, ठीक है। और ये क्या है आपका भोजन, जिसको हम बोलते हैं स्वाभाविक उत्तेजक, ठीक है। और ये लार आने का क्या होता है आपका, ये आपका जो लार आने का होता है ये होती है आपकी स्वाभाविक, ये क्या है आपकी स्वाभाविक, ये है अनुक्रिया, ठीक है। ये स्वाभाविक अनुक्रिया होती है आपकी लार। आपका जो घंटी होता है ये होती है आपकी अस्वाभाविक, ठीक है। और जो आपका ये भोजन होता है ये होता है स्वाभाविक उद्दीपक। ये स्वाभाविक उद्दीपक, ये अस्वाभाविक उद्दीपक और ये स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं, आगे हमारे इसमें आएगा, इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक प्रयोग के द्वारा। देखो, तो इसमें प्रयोग आपका ये होता है कि पावलोव ने एक कुत्ता पाला। कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया, जिससे लार एकत्र हो जाती है। कुत्ते को खाना देते समय घंटी बजाई जाती है तथा खाना देकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक था, ठीक है। घंटी बजी, खाना नहीं दिया, परंतु कुत्ते के मुंह में लार टपकती है। इस प्रकार घंटी के साथ अनुकूलित अनुक्रिया होने लगती है, ठीक है। तो आपका क्या था इसमें, आपका इसमें यही था कि इसमें क्या है, कुत्ता होता है, यहाँ घंटी होती है, यहाँ खाना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो पावलोव हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने एक कुत्ते को रखा, उसके सामने उन्होंने एक पहले घंटी बजाई, ठीक है। घंटी बजी, घंटी बजने पे क्या उन्होंने भोजन रख दिया वहाँ पे, जिससे कुत्ते के मुंह में लार आ गई, ओके। फिर उन्होंने यही चीज़ बार बार दोहराते गए। फिर उन्होंने एक टाइम ऐसा किया कि घंटी तो बजाई लेकिन खाना वहाँ नहीं रखा, लेकिन जो कुत्ता है उसके माउथ में, उसके मुंह में फिर भी लार आ गई। उस मतलब कि स्वाभाविक अनुक्रिया फिर भी होने लगी, सिर्फ घंटी की आवाज़ से। तो ये आपका क्या था, पावलोव का सिद्धांत, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए हम समझाते हैं कि कोई छात्र किसी विषय में रुचि नहीं रखता, ठीक है, तो वह अरुचि उस विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक से भी जुड़ जाएगी, ठीक। यदि वह छात्र इस विषय को छोड़कर दूसरा विषय ले लेता है जिससे वह अच्छी तरह समझता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वही पहले वाला अध्यापक आ जाता है, तो उस अध्यापक के प्रति अरुचि का संबंध उस दूसरे विषय से भी जुड़ जाएगा। आया आपको समझ। इसमें पावलोव कहते हैं कि माना कोई एक क्या है, एक छात्र है जिसको मान लो SST है, एक सब्जेक्ट है आपका SST सामाजिक, जिसमें वो क्या करता है, रुचि बिल्कुल नहीं लेता, उसको उसमें विषय जो है उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो वो जो उसकी अरुचि होती है वो उस विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक से भी जुड़ जाती है। मतलब कि SST का टीचर है, मान उसको SST पसंद नहीं है, SST का कोई एक टीचर आता है, वो उसको SST पढ़ाने लग जाता है, तो वो जो अरुचि है वो उस टीचर से भी जुड़ गई, तो उसको क्या है, उसको वो टीचर भी पसंद नहीं आया। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ समय पश्चात क्या हुआ, उस छात्र ने दूसरा विषय ले लिया और वो उसको बहुत अच्छे से समझ रहा है। जैसे SST पहले उसमें उसकी रुचि नहीं थी और जो टीचर उसको पढ़ा रहा है तो उसके टीचर में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर कुछ टाइम बाद उसको मान लो इंग्लिश पढ़ने लगा वो, अब उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो SST वाला टीचर है वही आके उसको इंग्लिश पढ़ाने लग गया। तो उसका क्या हुआ, उसके साथ ये होता है कि अध्यापक के प्रति अरुचि का संबंध उसके दूसरे विषय से भी जुड़ जाता है। उसको SST तो पसंद थी ही नहीं, लेकिन SST वाला टीचर तब इंग्लिश पढ़ाने लग गया, तो ना तो उसको इंग्लिश ही पसंद आई, उसमें भी उसकी अरुचि हो गई, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, और जो टीचर है उसमें तो इंटरेस्ट था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको SST अच्छी नहीं लगती थी। तो ये उद्दीपन जो है, जो ये संबंध है, ये किस चीज़ से जुड़ जाता है, आपका अध्यापक से भी जुड़ जाता है। तो इसमें यही चीज़ है।
तो यहाँ स्टेप में आपको यही चीज़ बताई गई है कि भोजन है, भोजन रखा, लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, स्वाभाविक उत्तेजक है तो स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन स्टेप 2 में आपका क्या है, भोजन भी रखा प्लस घंटी भी बजाई तो लार आ गई, ये भी स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन सिर्फ घंटी घंटी बजी थर्ड स्टेप में, लेकिन खाना नहीं आया, लेकिन फिर भी स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। तो ये बोलता है आपका पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें तो इसमें यही बोलते हैं पावलोव कि क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य उद्दीपन को प्राप्त करता है तो उसे अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पावलोव का सिद्धांत। अब आपकी इसमें हेडिंग आती है, आपकी हेडिंग है इसमें पावलोव का सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिताएं। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। इसकी शैक्षिक उपयोगिता यही है कि जो शिक्षक है, टीचर है, उसको विषय वस्तु के प्रति क्या कराना चाहिए, अनुबंधन कराना चाहिए। ठीक है, सेकंड आता है हमारा सेकंड पॉइंट, अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। जो ये आपका पावलोव का जो ये सिद्धांत है, अनुबंधन का अनुक्रिया का जो ये सिद्धांत है, इसके द्वारा हम छात्रों में मतलब बच्चों में हम अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका थर्ड आता है आपका, थर्ड आता है अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है। इस सिद्धांत के माध्यम से जो छात्र होते हैं, हमारे स्टूडेंट होते हैं, उनमें अनुशासन भी लाया जा सकता है। ओके, फोर्थ आता है हमारा बुरी आदतों भय इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है। ये आपका ऐसा सिद्धांत है जिससे बुरी आदतों भय इत्यादि से भी छुटकारा मिल जाता है। क्वेश्चन आ जाता है, भय आदतें, बुरी आदतें कौन से सिद्धांत के द्वारा छुटवाई जा सकती हैं या छुटकारा पाया जा सकता है? तो आपका पावलोव का जो सिद्धांत है, इसके द्वारा, क्लासिकल जो कंडीशन सिद्धांत है, इसके द्वारा भय, बुरी आदतों को छुटकारा दिलाया जा सकता है, बच्चों को अनुशासन में लाया जा सकता है, बच्चे में अच्छी आदत का निर्माण किया जा सकता है। ये सभी इसकी क्या है, शैक्षिक उपयोगिताएं हैं। ठीक है, तो यही आपका पावलोव का नियम था, जिसमें इसके नाम, ये कहाँ के थे, कौन थे, इनका प्रयोग, इनके स्टेप्स जो थे, ये सभी था पावलोव के नियम के बारे में। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, ओके, तो नाउ स्टार्ट। तो अब है हमारे प्रश्न पावलोव से रिलेटेड जो हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में किस पर प्रयोग किया था? तो किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से इनको लर्न करके जाना एग्ज़ाम में। अब आपका सीटेट भी आने वाला है, उसमें उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था कि पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, ये उदाहरण है। तो ये भी आपका शास्त्रीय अनुबंधन, मतलब यही पावलोव का जो नियम है, आपका सिद्धांत है, सॉरी, आपका क्लासिकल अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, तो ये इसी का सिद्धांत है। ठीक है, कि एक बच्चा, अगर अंगीठी है, कोई अंगूठी जलती हुई है, जल रही है, वो कोई बच्चा वहाँ जाके अपना हाथ लगाएगा, तब उसको पता लगेगा ना कि यहाँ हाथ लगाने से मेरा हैंड जल जाता है, तो वो दोबारा वहाँ हैंड नहीं लगाएगा, बाद में क्या करेगा, अंगीठी से दूर ही रहेगा। ओके,
एक बार उसका हाथ जल जाए तो दोबारा वो अंगीठी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हैंड लगाने से उसका हाथ जलेगा। तो ये उदाहरण किसका है? आपका शास्त्रीय अनुबंधन का। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आता है, पावलाव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपन है। ठीक है, तटस्थ उद्दीपन है, जिसको हम तटस्थ उद्दीपन को हम बोलते हैं, उद्दीपक को नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, तो पावलाव के प्रयोग में जो तटस्थ उद्दीपक है वो क्या होता है? आंसर है आपका, आंसर इज घंटी। ठीक है, तो घंटी, तो जो आपका पावलाव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक है वो क्या होता है? घंटी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है आपका, CR थ्योरी के प्रतिपादक हैं। जो आपकी CR थ्योरी है उसके प्रतिपादक कौन हैं? पावलाव हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आता है हमारा, पावलाव का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1849, मतलब 1849 को हुआ था। किसका? पावलाव का जन्म। क्वेश्चन 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, पावलाव की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी मृत्यु? 27 फरवरी 1936, मतलब 1936 को हुई थी पावलाव की मृत्यु। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज में आपका होना चाहिए। इम्पोर्टेंट इसका यही है कि इनका जन्म कब हुआ था, ये आ जाता है मोस्टली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 7 क्वेश्चन आता है, पावलाव कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे? ये थे आपके रूस के निवासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, पावलाव कौन थे? तो ये शरीर शास्त्री थे। कौन थे पावलाव? शरीर शास्त्री थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है आपका, पावलाव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादन कब हुआ था? जो पावलाव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत था, इसका प्रतिपादन कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था, 1904 सन में हुआ था। ठीक है, 1904। ओके, नेक्स्ट आपका 10 क्वेश्चन है, पावलाव ने कुत्ते की कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग को सिद्ध किया था? पावलाव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था। तो उसने क्या करा था? उसने कुत्ते की एक ग्रंथि पर ऑपरेशन करते हुए ये प्रयोग जो है सिद्ध किया था। ठीक है, तो वो ग्रंथि कौन सी है? कुत्ते की वो कौन सी ग्रंथि है जिस पर ऑपरेशन करते हुए उन्होंने प्रयोग को क्या किया? सिद्ध किया। तो वो है आपकी पैरोडिक ग्रंथि। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लिख लेना कि पैरोडिक ग्रंथि है कुत्ते की जिस पर इन्होंने प्रयोग करके सिद्ध किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपका, अनुबंधन का जनक कहा जाता है पावलाव। इसलिए मैंने आपको बोला है कि इसके जितने भी नाम हैं आपको सारे नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कोई भी नाम दे के पूछ सकते हैं कि इसके जनक कौन है या इसका प्रतिपादक किसने किया था। ठीक है, अब आपका 12 क्वेश्चन आता है, स्वाभाविक उद्दीपक है तो क्या है? भोजन। तो जो भोजन होता है वो आपका स्वाभाविक उद्दीपक होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? तो ये क्या है? लार आना। खाने को देख के स्वाभाविक उद्दीपक क्या था आपका? भोजन था। तो खाने को देख के लार आना जो है ये भी एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11 नहीं 14, कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया है? तो ये आपके स्वाभाविक अनुक्रिया है। कुत्ते के मुंह में लार का आना कौन सी अनुक्रिया कहलाता है? तो स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है आपका, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है तो अनुबंधन के द्वारा। कोई स्टूडेंट है आपका क्लास के अंदर या स्कूल में, कोई भी बच्चा है जिसकी कोई आदत बुरी है, बेकार है, तो इस अनुबंधन के माध्यम से उसकी बुरी आदत को छुटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। घंटी व भोजन के मध्य कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो आंसर में आएगा आपका 2 से 4 सेकंड का। पावलाव ने क्या किया था, घंटी बजाई थी और भोजन सामने रख दिया था कुत्ते के। तो घंटी और भोजन के मध्य कितने समय का अंतराल होना चाहिए कि घंटी बजी और देन उसके बाद भोजन आया, तो घंटी बजने के कितने टाइम बाद भोजन आता है, तो वो समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 2 से 4 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। 17 क्वेश्चन है, अधिगम का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी पावलाव ने दिया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नाम बताए थे ना, संबंध, प्रत्यावर्तन, क्लासिकल कंडीशन और भी बहुत सारे, अनुबंधन सिद्धांत। तो कोई भी नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये किसने दिया था या इसका प्रतिपादक किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है। तो इसका आंसर है आपका पावलाव। ओके। अब आपका क्वेश्चन है 18। 18 क्वेश्चन में है आपका, टाइप एस का प्रतिपादक किसने किया था? तो ये भी पावलाव ने किया था। इम्पोर्टेंट लिख लेना इसके आगे कि टाइप जो एस है आपका, जो टाइप एस है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था पावलाव ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। पावलाव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? पावलाव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो ये है हॉफमैन मशीन। ठीक है। इम्पोर्टेंट लिख लेना इसके आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। एक व्यक्ति बाज़ार में सामान खरीदने जाता है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, वो क्या करता है, बाज़ार में सामान खरीदने के लिए जाता है। उसका हाथ अपने आप पैंट के पीछे बाईनी जेब पर जाता है, इसका कारण है। कोई व्यक्ति है, वो बाज़ार में कोई सामान लेने के लिए गया, तो उसका हाथ अपने आप पैंट के पीछे वाली बाईनी जेब में जाता है पैसे निकालने के लिए, कि अगर उसको किसी को पैसे देने हैं, बाज़ार में कुछ सामान ख़रीदा है, उसके पैसे देने हैं, तो ऑटोमेटिक उसका जो हैंड है, उसका जो हाथ है, वो पैंट के पीछे की तरफ बाईनी और जेब में चला जाता है कि हाँ, यहाँ मेरा पर्स रखा है, मुझे निकाल के पैसे देने हैं। तो ये किसका कारण है? ये है आपका अनुबंधन का कारण। ठीक है। इसी तरीके से आपका स्कूल का हो सकता है कि कोई टीचर है, उसकी हैबिट है बार बार हैंड में, मतलब सिर में हैंड मारने का, मतलब हाथ को फेरने का। तो वो पढ़ा रहा है, मतलब कोई टीचर है, कोई वो टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते वो अपने हेयर में क्या है, हाथ मार रहा है बार बार। तो वो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी? इसका क्या कारण होगा? तो इसका कारण भी क्या होगा? अनुबंधन। कि उसका क्या है, अनुबंधन है, अब मतलब हैंड का हेयर से कनेक्शन है, अनुबंधन हो गया है। ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन पावलाव के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी CTET आपका आने वाला है 14 दिसंबर का, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का लगेगा आपका एग्ज़ाम में। तो यहाँ आपकी वीडियो होती है ख़त्म। नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे जो और हमारे सिद्धांत हैं उनके बारे में। कॉलर का सिद्धांत जो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम।
जो इम्पोर्टेंट है आपका सभी शिक्षक के लिए, सभी शिक्षक भर्ती के लिए ये जो सिद्धांत हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि सुपर टेट, यूपी टेट या फिर सी टेट के लिए ही है, ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ये सिद्धांत अधिगम के। तो यहाँ आपकी क्लास होती है ख़त्म। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करे, और जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को, वो कमेंट बॉक्स में लिखे, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जो आपका होगा कॉलर का अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत किसका? आपका कोहलर का, ठीक है, जो अंतर गेस्टॉल्ट वादी भी हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।